हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हम अपने बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के आज लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर्स में न्यूट्रिशन और एक में रेस्पिरेशन खत्म कर दिया और आज हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और कल एक्सक्रीशन करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से कुल एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराते हुए, पूरे एनसीईआरटी की एक एक बात बताते हुए, बहुत अच्छे से डिकोड करते हुए भैया हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना अच्छे से आप करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले भाई हम ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन। भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कर देना, पता ही है। ठीक है, मैं एक ही बारी कहती हूँ बस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। जिस बच्चे को चैनल और वीडियोस अच्छी लग रही हैं वो कर रहा है। ठीक है, तो कहने का कोई फायदा नहीं है, और जिनको नहीं करना वो तो वीडियो देखकर चले ही जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप आगे अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करें। ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना भगवान कौन से जो ये कहते हैं अच्छे कर्मों का फल हमें दे दे। ठीक है, मेरी तरह गवर्नमेंट जॉब लगना है कि नहीं लगना है? लगना है तो अच्छे काम करने पड़ेंगे भाई। मैं देखो अच्छी खासी मेरी जॉब होते हुए भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। देखा जाए मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भला करना पसंद है, मुझे अच्छे काम करना पसंद है। मैं चाहती हूँ किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो, तो तुम भी करो भाई। तुम्हें शेयर करने से तुम्हें बेनिफिट है, भगवान तुम्हें देगा जो देना है। ठीक है, और मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो उस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। चलिए हेडिंग डालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हमें पता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। उस सिस्टम में सबसे पहले आता है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। फिर आता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो ब्लड को लेकर जाती हैं। और तीसरा किसको लेकर जाती है? ब्लड को, या फिर लिम्फ भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आज के लेक्चर में हम पहले हार्ट पढ़ेंगे, फिर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पढ़ेंगे, फिर ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे, और ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस आता है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। सबसे पहले हेडिंग डालिए भाई हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हार्ट ऑर्गन है जो पंप करेगा किसको? ब्लड को। जो पंप करेगा किसको? ब्लड को। जो पंप करेगा किसको? ब्लड को। ठीक है जी, तो इट इज अ पंपिंग मशीन दैट पुशेज आउट, द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स एंड फ्रॉम दीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट हैज 4 चैम्बर्स सेपरेटेड बाय द सेप्टम। ठीक है, सेपरेटेड बाय द सेप्टम। सारे जो पार्ट्स हैं वो सेप्टम से, ये जो सेप्टम है बीच की सेपरेट लेयर्स हैं। देखो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेन्स होते हैं। 1 मिनट रुकना भाई, शायद कोई ग्लिच है, मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुकना मेरे बच्चा बस। नहीं, ठीक है, मुझे लगा कोई दिक्कत ना हो, 1 मिनट वीडियो में कोई दिक्कत हो सकती है। हाँ, फिर पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़ जाती है मैम को। ठीक है, 1 सेकंड। नहीं, अभी भी फ्लैश लाइट, मुझे लग रहा है कोई लाइटिंग आ रही है वीडियो में। 1 सेकंड रुकना बस मेरे बच्चे, 1 सेकंड। अब ठीक है, शायद मैं 1 मिनट चेक भी कर लेती हूँ। 1 सेकंड बस मुझे चेक करने दो। हाँ जी, ठीक है, चलिए जी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ठीक है, बिल्कुल भाई, अब स्पीडली हम बना देते हैं। ठीक है, मैम के बारे में भी सोचो भाई, पूरा दिन बनाते हैं मैम। ठीक है, चलिए 4 चैम्बर्स हमारे पास हैं। सेप्टम जो है, बीच की जो लेयर है सेप्टम जो है, वो प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करती है। अब सबसे पहले चैम्बर्स में क्या क्या है? आर्ट्रियम है जो ऊपर है, ये देखो, ये दोनों मेरे बच्चा एट्रियम देख के सीख लो। ऊपर 2 आर्ट्रियम है, नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं। और ये आर्ट्रियम ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल, बीच में क्या है? सेप्टम पूछा जाएगा एमसीक्यू में। सेप्टम क्या करती है? सेपरेट करती है। नीचे वेंट्रिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट और राइट ही वेंट्रिकल है। 2 वेंट्रिकल है, 2 आर्टरियां, ऊपर आर्टरी है, नीचे वेंट्रिकल है। हार्ट में देख के सीख लो। अब तुमने देखा होगा अभी पिछले उसमें, ये देखो, ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी जो बाउंड्री है वो बहुत मोटी मोटी है, दीवार मोटी है, ऐसा क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वॉल्स ऑफ
वेंट्रिकल्स आर थिकर देन आर्टरी, आर्टरी जो ऊपर थे वो पतले थे और नीचे वाले मोटे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स से ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में जाना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के जाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के जाना है, तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थिकर होती हैं, उनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिकर होती हैं। फिर आता है व्हाट इज द रोल ऑफ वल्व्स, व्हाट इज द रोल ऑफ वल्व्स इन द हार्ट। हमारे हार्ट में वल्व्स बने होते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये पीछे ये वल्व्स हैं, ये वल्व्स हैं, ये वल्व्स है, इनका काम है बैक फ्लो नहीं होने देती। एक बार आर्टरिया से वेंट्रिकल चले गए या वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट चले गए तो वापस नहीं आता है ब्लड, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वल्व्स होते हैं। ये भाई क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं, वल्व्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टरिया थिक कब क्यों होता पूछा जाएगा, कौन सेपरेट करता पूछा जाएगा, कितने चैम्बर है पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आएगा भाई 3 मार्क्स में, हर साल आता है कि डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करो और डबल सर्कुलेशन की नेसेसरी क्या है। अब सबसे पहले बहुत डिटेल में बता रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। डबल सर्कुलेशन का मतलब है पहले ब्लड हार्ट में आएगा और देखो पहले एक सर्कुलेशन है हार्ट और लंग्स के बीच में, इजीली समझाती हूँ, लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स, एक सर्कुलेशन तो ये होगी हार्ट में आके चला गया, फिर एक बारी हार्ट से अदर पार्ट ऑफ बॉडी, फिर अदर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट, यानी कि पूरे सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट में आया, एक बारी हार्ट में आया अदर बॉडी पार्ट में गया, फिर अदर बॉडी पार्ट से हार्ट में आया और हार्ट से लंग्स में गया, तो 2 सर्कुलेशन है ना, ब्लड 2 बार आया है हार्ट में, इसीलिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन नाम कहते हैं। अब दूसरा सवाल कि डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है? अगर डबल सर्कुलेशन नहीं हुई तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। ये क्या होता है मैम? ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिस ब्लड में मतलब ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा, फिर पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा और फिर से लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए चला जाएगा। तो हर बार ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चल रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? सेपरेट है। सेपरेट किससे है? सेप्टम से है। और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मिक्सिंग हो गई तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है सारा दिन ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो रेस्पिरेशन से, ऑक्सीजन से करते हैं हम, तो हमें एफिशिएंटली सारा दिन ऑक्सीजन चाहिए। और अगर वो मिक्सिंग हो गई तो हमें पता ही नहीं चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है कि ऑक्सीजन मिल रहा है। तो टू अवॉइड द मिक्सिंग एंड टू हैव द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें मिक्सिंग को अवॉइड करना होगा, जिसके लिए डबल सर्कुलेशन जरूरी है। समझ में आ गया? डबल सर्कुलेशन का मतलब 2 बार हार्ट से होकर जाना। Why it is important? Because to separate the ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। इसी को लिख के दे देती हूँ भाई। पहले देखो ये हार्ट है और ये लंग्स है। सबसे पहला स्टेप, लंग्स से ब्लड आर्टरिया में आएगा। कौन से आर्टरिया में? इधर वाले लेफ्ट आर्टरिया में। सबसे पहले ब्लड लेफ्ट आर्टरिया में आएगा और कौन लेकर आएगा? पल्मनरी वेन लेकर आएगी। पल्मनरी का मतलब होता है लंग्स से, और लेकर कौन आई है? वेन। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे वर्किंग पूछेंगे, आप कहोगे ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से हार्ट में आया, हार्ट के आर्टरिया में। लिख लो इसको, चाहे लिखना है तो लिख लो इस इजी लैंग्वेज में जो मैं बोल के लिखवा रही हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड from heart comes to left arteria through pulmonary vein। पहली लाइन हो गई। फिर then arteria contract and relax and passes the blood to left ventricle, and then left ventricle contract and relax and pass the blood to whole body part through aorta। पहले हार्ट में आई, फिर हार्ट से वेंट्रिकल ने उसे ओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में, देखो पहले आई और फिर पूरे बॉडी पार्ट में चली गई। ये पहली सर्कुलेशन है। ये कौन सी है? ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन। इसमें हार्ट, लंग्स से हार्ट और हार्ट से अदर बॉडी पार्ट चली गई। फिर अदर बॉडी पार्ट में आर्टरिया से गई और यहाँ पर कैपिलरीज ने डिवाइड कर दिया, और जो यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आई जो बॉडी से बाहर निकालनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेना कावा, पूछा जाएगा कौन लेकर आता है वापस? वेना कावा। वी फॉर वेना कावा, वी फॉर वापस।
वेना कावा एक वेन है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर राइट आर्टरियम में आती है, राइट आर्टरियम में आती है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में चली गई। तो पहला स्टेप लंग्स से हार्ट, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट, दूसरे में अदर बॉडी पार्ट से हार्ट और हार्ट से लंग्स के पास चली गई वापिस से ऑक्सीजन लेने। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन हमारे ब्लड में होती है। बच्चों को इसमें बहुत डाउट आता है, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, एक बारी मैं सीक्वेंस में दोबारा बोल देती हूँ, लिखना लिख लो। दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स comes to right left atrium of the heart by pulmonary vein. Then artery contracts and relaxes and passes the blood to left ventricle. Then left ventricle contracts and relaxes and passes the blood to whole body through aorta. And then cells uses the oxygenated blood and then deoxygenated blood comes to right atrium of the heart through vena cava. And then right atrium contracts and relaxes and passes it to right ventricle. Then right ventricle contracts and passes it to lungs to get it again oxygenated. Deoxygenated था, वापस lungs के पास भेज दिया. So in this cycle oxygenated and deoxygenated blood are completely separated so that efficient supply of oxygen can be maintained in the human beings and vertebrates, and this is known as double circulation in the human beings. तो process लिख दिया, pulmonary circulation, blood from heart to lungs and back to heart. Pulmonary circulation हो गई, पहले right ventricles pushes the blood to lungs and then oxygenated blood पल्मनरी से हमारे पास आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, लेफ्ट यहाँ से शुरू करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से पल्मनरी वेन लेकर आई, देन लेफ्ट आर्टरियम से पूरे बॉडी पार्ट में चला गया, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट से फिर राइट आर्टरियम में आया, देन राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आया और देन हमारे पास ओर्टा से पुश कर दिया एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसने शुरू करा हुआ है पूरे बॉडी पार्ट से, राइट से और फिर ऐसे, तो तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मुद्दा एक ही है कि लंग्स से हार्ट और हार्ट से अदर बॉडी पार्ट, अदर बॉडी पार्ट से हार्ट और हार्ट से लंग्स जाती है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए डबल सर्कुलेशन जरूरी है, सेपरेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और ब्लड की मिक्सिंग ना हो। दूसरा, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा है और एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है। ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली बॉडी मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए, तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिक्सिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग हो गई तो हम हमारी एनर्जी नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे हैं भाई जो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब वो अपना टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर से ही रेगुलेट करते हैं, पानी के अंदर रेगुलेट करते हैं। जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, उनका हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड नहीं होता है, उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल का भी ऐसा ही होता है। टॉलरेट सम मिक्सिंग, कुछ मिक्सिंग वो टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग टॉलरेट करने का मतलब है थोड़ा मोटा वो टेम्परेचर बॉडी का इन्वायरमेंट से रेगुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा फिश जो होती है, उसके बाद जमाई मिक्सिंग होती है, उसमें तो सिर्फ ओनली सिंगल सर्कुलेशन होता है। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है? फिशेज में होती है। ओनली वंस, एक ही बार हार्ट से जाता है, पहले गिल्स से हार्ट एंड देन वापस से, मतलब वो गिल्स के थ्रू लेते हैं पानी को फिशेस। तो हमारे पास 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक बार हार्ट में आया और वापस से चला गया पानी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का कुछ नहीं है, सब कुछ मिक्सिंग ही चलती है इनकी, ठीक है। तो ये बात पूछी जा सकती है कि मिक्सिंग क्यों नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारे ब्लड का जो फ्लो है, जब वो टकराता है वॉल्स से तो ब्लड प्रेशर आता है। हमें पता है आर्टरीज जो होती हैं, पहले ऐसा करते हैं वेशल्स पढ़ लेते हैं फिर ब्लड प्रेशर पढ़ लेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ऐसा करते हैं ब्लड पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या होता है मेरे बच्चा? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के 4 पार्ट्स होते हैं। इजी इजी है भाई, ये बातें ही तो है, याद रख लेना बस। 4 मार्क्स कह रही हूँ, 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं। एक तो लिक्विड होता है जिसका नाम प्लाज्मा है, जिसमें 90% पानी होता है।
ब्लड 4 चीजों से मिलकर बना है भाई। प्लाज्मा, जैसे हलवा हो गया, हलवे के अंदर काजू बादाम किशमिश हो गई, तो काजू क्या है, आरबीसी, फिर क्या है, डब्ल्यूबीसी, और फिर प्लेटलेट्स। तो ब्लड ज्यादातर प्लाज्मा से बना हुआ है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सॉलिड मटेरियल पड़े हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिक्विड में क्या है, प्लाज्मा, और सॉलिड में क्या, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जो कि O2 CO2, हीमोग्लोबिन भी इसी में प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर देता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे पास जम सोल्जर्स की तरह, सोल्जर्स भी यही सब 7th 8th में पढ़ के आए हो, फटाफट पढ़ा रहे हैं। सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल है उससे हमें बचाते हैं, एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स होती है, कोई इंजरी हो जाए, अगर कोई तुम्हें कट लग जाए तो थोड़े देर बाद उस पर तुमने देखा होगा ब्लैक ब्लैक आ जाता है, तो ब्लड को क्लोट कर देता है, गाढ़ा करके बंद कर देता है, मतलब थोड़ी देर तक तो ब्लड तुम्हारा निकलता है। प्लेटलेट्स को जैसे ही पता चलता है कि इंजरी हुई है कोई, तो वो ब्लड को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया तो तुम मर भी सकते हो। तो ब्लड के टाइप्स पता होने चाहिए। ब्लड प्लेटलेट्स को मेंटेन कैसे करते हैं, हमें ब्लीडिंग के टाइम पे लॉस ऑफ ब्लड को बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, टू प्रिवेंट दिस, प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लॉट कर देती है। क्लॉट मतलब ब्लड को गाढ़ा करके ऐसे जमा देती है, क्लॉट कर देती है इंजरी के टाइम पे। तो हमें मेंटेन प्लेटलेट्स का बचना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी प्लेटलेट्स घट गई तो बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, खून तुम्हारा निकल सकता है बॉडी का। इसलिए कई बार मलेरिया वगैरह में जब प्लेटलेट्स घट जाती है तो परेशानी की बात है। प्लेटलेट्स घटने का मतलब है तुम्हारी बॉडी में ब्लड वेसल्स फट सकती हैं। प्लेटलेट्स का मेंटेन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स घटनी नहीं चाहिए। ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, भी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। कोई भी प्रोडक्ट है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ब्लड की क्लॉटिंग हो, प्रोटेक्शन हो। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करती है, प्लेटलेट्स कंट्रोल करती है, आरबीसी इधर से उधर लेके जाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी ब्लड, सारे फंक्शंस ब्लड से ही शुरू होते हैं। उसके बाद लिम्फ वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लिम्फ में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखो लिम्फ कुछ नहीं है, कोई वाव चीज नहीं है। जब हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज 3 होती है, अभी आगे यही टॉपिक करेंगे। आर्टरीज ऐसा करते हैं, पहले आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज पढ़ लेते हैं, फिर ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस आ जाएगा। ब्लड वेसल्स पढ़ लेते हैं पहले भाई। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, 3 होती है मेरे बच्चा। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज वो नसें होती हैं बॉडी में जो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से। ये डिफरेंस आएगा भाई, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आएगा। यहां पर मेरी फोटो आ गई होगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है फोटो के नीचे। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आएगा 3 मार्क्स में। आर्टरीज हार्ट से लेकर जाती है, जैसे एग्जांपल दूं, एक ओर्टा एक आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को लेकर गई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन का एक एग्जांपल दूं तो वेना कावा, जो लेकर आई थी वापस हार्ट तक लेकर आई थी। तो एक हार्ट से अदर बॉडी पार्ट, एक अदर बॉडी पार्ट से हार्ट। एक थिक वॉल्ड होती है, एक थिन होती है। क्यों मैम, ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि हाई प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना है। ये पतली होती है क्योंकि सुस्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है। ये बहुत अंदर होती हैं। ये ऊपर हमें ग्रीन ग्रीन कलर की, जो ब्लू ब्लू कलर की यहाँ पे दिखती है, ग्रीन ग्रीन कलर की अगर दिख रही है किसी को, दिखते हैं ऐसे डॉक्टर नसें ढूंढते हैं ना, डॉक्टर जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये इंटरेस्टिंग बात एक बता दें क्या तुम्हें, डॉक्टर जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं वो वेन्स होती हैं कि आर्टरीज होती हैं, सोच के बताओ, कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा सवाल है भाई। डॉक्टर वेन्स में वो लगाते हैं इंजेक्शन की आर्टरीज में, सोचने वाली बात है, किस में लगाते हैं भाई, ठीक है, सोचने वाली बात। और कई बार हमारा खून रुकता ही नहीं है, डॉक्टर को नसें मिलती ही नहीं है, खून रुकता ही नहीं है। वो क्यों नहीं रुकता है, किस में लग जाता है गलती से, आर्टरीज में लग जाता है, वेन्स में। अच्छा सवाल है भाई, बताएंगे, अच्छा सवाल है अभी, बताएंगे मुझे, ठीक है। सिचुएटेड वेरी डीप, जो आर्टरीज होती हैं बहुत अंदर की तरफ होती है और ये ऊपर होती हैं। इसमें हाई प्रेशर ब्लड होता है और इसमें लो प्रेशर ब्लड होता है। इसमें वल्व्स नहीं होती हैं कोई भी, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर ब्लड जा रहा होता है, बैक पीछे आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो इसमें सुस्त होता है वो पीछे जा सकता है, इसलिए वल्व्स होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस से ना जाए। ये 3 मार्क्स में आएगा भाई। फिर कैपिलरीज क्या होती हैं भाई, देखो आर्टरीज आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं, आर्टरीज आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। फिर कैपिलरीज सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करती है और वापस से वेन्स बनकर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहते हैं बहुत ही पतली पतली होती है, इनका काम एक्सचेंज कराना है।
कैपिलरीज का काम एक्सचेंज कराना है सराउंडिंग और ब्लड के साथ, और ये दोनों के टर्मिनेट मतलब आर्टरीज टूट कर कैपिलरीज और कैपिलरीज फिर से वेन्स में कन्वर्ट होती है, तो ये दोनों के टर्मिनेशन पर कनेक्ट, ऐसा कह सकते हैं कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, आर्टरीज टूट के कैपिलरीज और फिर कैपिलरीज वापिस से वेन्स। फोटो में देखते हैं, जरा फोटो में देखते हैं मैडम, कहाँ दिखा हुआ है आर्टरीज कैपिलरीज का फोटो दिखाओ, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, आर्टरीज टूटी और फिर ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज इन द ऑर्गन सिस्टम और वापिस से वेन्स बन गई हैं, तो आर्टरीज कनेक्ट करती हैं। तो अब जब हमने वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज पढ़ लिया, तो अब लिम्फ पढ़ सकते हैं भाई। लिम्फ क्या होता है मेरा बच्चा? जब आर्टरीज टूट कर कैपिलरीज बनी और फिर कैपिलरीज वापिस से वेन्स बनी, तो जब कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ब्लड में से चीजों को, तो कई बारी लॉस हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ येलो कलर का फ्लूइड है जो कई बार निकल जाता है ब्लड कैपिलरीज से स्पेसिस के बीच में। जो ब्लड कैपिलरीज थी उनमें से कुछ ब्लड निकल जाता है, कहाँ पर? उनके बीच के स्पेस, सेल के बीच में जो स्पेसेस है उनके बीच में, तो कुछ नहीं है, जो थोड़ा मोटा लीक हो गया है उसी को लिम्फ कहा गया, जिसमें लेस प्रोटीन है, ब्लड नहीं है, वो ब्लड जैसा सा है, मतलब ब्लड का कलर तो आरबीसी थोड़ी निकलते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ निकलता है, तो लेस प्रोटीन्स होते हैं उनमें। और इसका काम क्या है? इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको वापिस से ब्लड में डालती है, और एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये फैट को, जो डाइजेस्टेड फैट, फर्स्ट लेक्चर में करा था न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टेड चीजें हैं उनको विलई ऑब्जर्व करती है, लेकिन जो हमारे पास फैट होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, वो ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए लिम्फ उनको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इंटेस्टाइन से फैट को, डाइजेस्टेड फैट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टीचर्स बताना भूल जाते हैं। फैट का जो हमारे पास है, इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ करता है और लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और कोई और भी डिस्ट्रॉइंग जर्म्स वगैरह में भी हेल्प करता है। तो ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस आता है, बच्चों को लिम्फ में कंफ्यूजन रहती है। लिम्फ जो है वो रेड कलर का नहीं होता है, वो ब्लड नहीं होता है, वो ब्लड जैसा भी नहीं होता है, लेस प्रोटीन्स होते हैं उसमें, और उसका काम ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस से ब्लड में डालना है। ये रेड कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होती है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये कलरलेस होता है, येलो कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है, आरबीसी नहीं होते हैं, इसलिए इसका कलर रेड नहीं है, और ये हमारे पास कई बार मटेरियल्स को वापस से ब्लड तक पहुंचाता है या फिर फैट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने लिम्फ भी खत्म कर दिया। अब हम पीछे जाकर वापस से हमारा ब्लड प्रेशर, जब ब्लड पढ़ लिया, ब्लड 4 चीजों से बना, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मेंटेन कर ली। 3 टाइप की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो लेकर जाती हैं, वेन्स, वी फॉर वापस, वी फॉर वेना कावा, कैपिलरी सी से जो कनेक्ट करती हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है? अब देखो, जब आर्टरीज लेकर जा रही हैं ब्लड को, तो ब्लड जो है वॉल्स पर बहुत तेजी से टकरा रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर लगा रहा है वॉल्स पर, उसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब आर्टरीज लेकर जा रही हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब वापस से ला रही हैं तो ऐसा कह सकते हैं रिलैक्स्ड प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब हम तुमने देखा हो ये वाला ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए घरों में स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, ये वाला डिवाइस तुमने देखा होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ वो लगा के ब्लड प्रेशर हम ऐसे करके मेंटेन करते हैं। तो ब्लड का प्रेशर मतलब कितनी तेजी से जा रहा है और कितनी तेजी से वापस आ रहा है, इसकी एक लिमिट है, इससे ज्यादा हुई तो नसें फट सकती है। तो हमारा हाईएस्ट 120 होना चाहिए ब्लड प्रेशर और लोएस्ट 80 होना चाहिए। बीपी कम भी नहीं होना चाहिए, कम होने का मतलब ब्लड चल ही नहीं रहा है, ब्लड कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहा है। अगर ब्लड चलेगा ही नहीं तो सर्कुलेशन नहीं होगी, तो भी मर जाओगे, ज्यादा चलोगे तो नसें फट जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन, बीपी कम भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए। कम होने का मतलब है ब्लड चल ही नहीं रहा, जम चुका है, और ज्यादा चलने का मतलब ज्यादा चल रहा है, नसें फट जाएगी। तो 120 ज्यादा होना चाहिए और 80 कम होना चाहिए। ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है, इसको याद रखना है। अगर इससे ज्यादा बीपी है, कईयों का बीपी 200 पहुंच जाता है, मतलब उनको टेंशन की बीमारी है, वो गुस्सा ज्यादा करते हैं, उनको पानी पीना चाहिए और शांत रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पे आर्टरी मैंने बताया फट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, मर सकता है इंसान।
ठीक है, ये सब कर लिया भाई, लिम्फ कर लिया, डिफरेंस कर लिया, कर लिया। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब हमने ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कर ली भाई, ब्लड से हो गया, लिम्फ और ये सब हो गया। अब ह्यूमन बींग्स का तो कर लिया, तो अब प्लांट्स का चलते हैं और फिर खत्म कर देंगे ये। प्लांट्स में दो से होता है मेरे बच्चा, वास्कुलर सिस्टम होता है, उसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ट्रैकियार्ड, जाइलम वेशल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, हमारे पास जाइलम जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना है, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेशल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसका डिफरेंस भी आगे लिखवाया, आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिंग यूनिट्स कौन सी है इसमें। तो जाइलम वेशल्स और ट्रैकियार्ड्स इंपॉर्टेंट है भाई। पैरेन्काइमा का काम तो स्टोरेज का है, फाइबर का काम स्ट्रेंथ देने का है। तो मेन जो वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं वो किससे जा रहे हैं, ट्रैकियार्ड्स और वेशल्स से जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से। वाटर मिनरल किससे होता है, जाइलम से। जाइलम के 4 पार्ट्स याद रखने हैं, फ्लोएम के 4 पार्ट्स याद रखने हैं। एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक मल्टी डायरेक्शनल होता है। एक मतलब एक की तरफ लेकर जाता है पानी को, लेकिन फूड सब जगह जाता है। एक में एनर्जी यूज होती है, एक में नहीं यूज होती है। ये सब कराया जाएगा, डिफरेंस लिखवाया जाएगा। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, इसके 4 पार्ट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिर से स्टोर करने के लिए, और फिर से फाइबर। ये सब भाई हमने पढ़े हुए हैं, हमने 9th क्लास में टिश्यू वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। अगर किसी को लगता है इसकी उसे डिटेल चाहिए तो वो मेरा टिश्यू वाला लेक्चर देख लेगा 9th क्लास का। ठीक है, 10th में इतना यूज होता है भाई। कैरीज द, जो फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है वो फ्लोएम लेकर जाता है। ये देखिए भी डिफरेंस लिख के दे दिया मैंने। ये वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। इसके पार्ट्स लिख दिए, इसके पार्ट्स लिख दिए। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है। ट्रैकियार्ड्स वेशल्स डेड है भाई। इसमें फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सारे लिविंग है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल सब लिविंग है। इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में पानी सिर्फ ऊपर जाता है भाई, रूट्स में डालते हैं ऊपर जाता है। ये बाय डायरेक्शन, खाना तो हर जगह जाएगा ना, पत्तों से ऊपर वाले पत्तों में भी, ऊपर कोई फ्लावर में भी, नीचे भी, सब जगह जाता है। तो बाय डायरेक्शनल सब जगह जाता है। इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती, अभी पढ़ेंगे सक्शन पुल से होता है। इसमें एटीपी यूज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट वाले इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का सवाल भी है। उसके बाद याद रखना है आपको ट्रेवल कैसे करता है, एक्सेंट ऑफ सैप, मतलब वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन आपको आएगी। तो आपको याद रखना है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चलता है। फॉर एग्जांपल रूट प्रेशर लगाती है, सबसे पहले कंसंट्रेशन समझ लो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि सॉइल है, मिट्टी है, उसमें से कुछ मिनरल्स अंदर चले जाएंगे। जैसे वो अंदर चले गए, अंदर तो पानी की कमी हो गई, बाहर पानी ज्यादा हो गया, तो ऑस्मोसिस से अंदर चला जाएगा। ये 9th क्लास में ऑस्मोसिस पढ़ाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को ऑस्मोसिस पढ़ना है तो सेल चैप्टर क्लास 9 और सेल वाले चैप्टर में ऑस्मोसिस अच्छे से कराया हुआ है, रूट प्रेशर वाला वहां से समझ आ जाएगा। क्योंकि 10th क्लास में यूज नहीं है तो बताने का भी कोई मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी ऑस्मोसिस से अंदर चला जाता है। उसके बाद कैपिलरी एक्शन, ये छोटी छोटी जाइलम जो कंडक्टिंग सेल्स हैं, ट्रैकियार्ड्स और वेशल्स बने होते हैं, इनके अंदर कैपिलरी एक्शन से ऊपर उठ जाता है। फिजिकल फोर्स है भाई, कोई और बाहर से एनर्जी नहीं लग रही है इसमें, ये नॉर्मल फिजिकल फिनोमिना है। कैपिलरी एक्शन से बहुत हाइट तक पानी चला जाता है। उसके बाद एडहेशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस है भाई, कहीं मर्जी से नहीं लिखाई है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का तुम्हारा एनसीईआरटी की डिट्टो लाइनें हैं ये, बस इनको अच्छे से समझाया है हमने हेडलाइन बना बना के। तो ये मत सोचना कि मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी का सब कुछ, और आता भी है पेपर्स में। रूट प्रेशर लगाती है, फिर कैपिलरी एक्शन होता है, फिर एडहेशन कोहेशन का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल एडहेसिव होता है, चिपकना। तो कोहेशन और एडहेशन फोर्स लगा के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चिपकते हुए ऊपर तक जाते हैं, पूरा एक पुल क्रिएट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है पहले तो समझो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का पत्तों से बाहर निकलना, स्टोमेटा से पानी का बाहर निकलना, एक्सेस पानी जो होता है वो ऊपर से बाहर निकलता है। अब तुम बताओ, ऊपर से कोई चीज बाहर जा रही है तो वो एक क्या कहते हैं ना, क्रिएट कर रही है पुल, सक्शन पुल। जैसे तुम फ्रूटी पीते हो ना,
ऐसे करके। तो ऐसे ही ट्रांसपीरेशन में जब पानी बाहर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक पुल, खींचना, खिंचाव क्रिएट कर रहा है, उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। मतलब पानी जब बाहर निकलता है तो वो नीचे से और पानी को खींचता है, ऐसा समझ सकते हो। तो जब पानी बाहर निकलता है तो वो और ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करके नीचे से पानी को, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है, नीचे से और आई जा रहा है। क्या मतलब कहानी है ना मैडम, पानी निकल के पानी ला रहा है, बस यही है। ट्रांसपीरेशन पुल में इतनी ज्यादा मतलब ताकत होती है कि वो इतनी हाइट तक पानी को पहुंचा देता है। देखो कितना बड़ा पेड़ होता है, और इन्हीं वेसल्स से पूरे प्लांट में पानी ट्रांसफर होता है। ट्रांसपीरेशन के फंक्शन क्या है मेरे बच्चा? एब्जॉर्ब करता है, अपवर्ड मूवमेंट कराता है और हेल्प करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 2023 का एमसीक्यू आया था कि वाटर रेगुलेशन कौन कराता है? ट्रांसपीरेशन। बच्चे मुश्किल से ट्रांसलोकेशन और ऑप्शंस भी थे इसमें, मेरे बच्चे बिल्कुल गलती नहीं करके आए थे और बच्चों ने गलती करी थी। तो टेम्परेचर रेगुलेशन कौन हेल्प करता है? जैसे हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, वैसे ही ट्रांसपीरेशन में पानी बाहर निकलता है तो टेम्परेचर रेगुलेट होता है। लास्ट भाई, अब उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और खत्म करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पूछा जाएगा क्वेश्चन, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम में होता है, लेकिन एनर्जी, एटीपी एनर्जी लगती है। खाने को ट्रांसफर करने में एटीपी एनर्जी लगती है, जाइलम की तरह नहीं है ये। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, एटीपी एनर्जी लगती है, ठीक है। और इसके बाद इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, और दोनों बाय डायरेक्शनल है भाई, बाय डायरेक्शनल है। एटीपी यूज होती है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एटीपी यूज होती है। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कौन होती है, उनकी क्या क्या फंक्शन है बताया हुआ है। हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी डिटेल हम पहले ही कर चुके हैं, इनके फंक्शंस भी कर चुके हैं। उसके बाद सेपरेट करना, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की नीड बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टेंटली हमें एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसलिए मिक्सिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो प्लांट्स है उनमें हाईली ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है? जाइलम से होता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अभी पूरी डिटेल में पढ़ के आए हैं। जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है ट्रैकियार्ड्स और उसमें सीव ट्यूब्स और उससे होता है कंपेनियन सेल्स। अगर किसी को और भी जाइलम और फ्लोएम की डिटेल्स चाहिए तो वो मेरा टिश्यू वाला लेक्चर देख सकता है। वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पूरा जाइलम का पूरा लिख के देना है भाई 3 मार्क्स में। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है भाई, हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हैं, और ये सीधे सीधे आते हैं पेपर में, समझ लो। तो वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है मेरे बच्चा? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, सॉइल से पूरा लीव्स तक जाता है। सबसे पहले देखो मैंने बताया था, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन क्रिएट होता है वहां पर, जिसकी वजह से पानी और मिनरल्स अंदर जाते हैं, ऑस्मोसिस से जाते हैं, ये भी बताया था। कॉन्टिन्यूअस लॉस, ऊपर से कॉन्टिन्यूअस लॉस होता है ट्रांसपीरेशन से, उस लॉस की वजह से भी कंसंट्रेशन पुल क्रिएट होता है, मतलब सॉरी ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रूट प्रेशर लगकर, रूट प्रेशर भी कराया हुआ है, कंसंट्रेशन वाला भी कराया हुआ है तुम्हें, ट्रांसपीरेशन पुल भी कराया हुआ है तुम्हें, कैपिलरी एक्शन भी, सब टॉपिक वाइज तुम्हें अच्छे से करा दिया है, और आंसर भी इस क्वेश्चन का लिख के दे दिया है। उसका फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है भाई? एटीपी फ्लोएम से यूज होता है, एनर्जी को यूज करके यूज होता है, इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का खेल होता है। इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में समझा दूं क्या? 2 मिनट लगेगी, समझा देती हूँ। देखो होता क्या है, फ्लोएम जो होता है उसमें पहले एनर्जी यूज करके, जैसे ट्रक में कोई सामान लोड करना होता है तो एनर्जी यूज करके हमने फूड लोड कर दिया। जैसे ही फूड लोड हुआ, वहां पर ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जैसे ही फूड लोड हुआ तो वहां पे पानी तो कम हो गया, फूड ही फूड ज्यादा हो गया। तो पानी क्या है, देखो जाइलम और वेसल ऐसे बाजू बाजू ही तो है, पैरेलल लाइन से ही तो है। तो जाइलम से पानी फटाफट फ्लोएम में चला गया, और जब वो फ्लोएम में गया तो बहुत तेजी से नीचे गया। सिर्फ जब लोडिंग होती है तब एटीपी एनर्जी की यूज होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट तो पानी के प्रेशर की वजह से चला जाता है। फिर जिस पोजीशन पे पहुंचाना है पानी ने तेजी से पहुंचा दिया,
फिर जिस पोजीशन पे पहुंच गया वहां पे खाना तो उतार लिया, एटीपी ने एनर्जी लगा के मजदूरों ने खाना तो उतार लिया, और वो पानी वापस से किस में चला गया, जाइलम में चला गया। इसको +2 में और भी अच्छे से कराते हैं हम, मैंने थोड़ा आपको बता दिया है कि एटीपी से लोड होता है, एनर्जी लगाकर मजदूरों से लोड कराया जाता है, एटीपी लगाकर उसे उतारा जाता है, बाकी काम तो पानी के फ्लो से हो जाता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे थोड़ा सा गिवन है इन बातों को, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि एटीपी से लोड करके लगाते हैं और लोड करके उतारते हैं, और बीच में पानी के फ्लो से वो ट्रेवल करता है। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है, ये वाटर और मिनरल्स और ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारे पास रूट्स से ऊपर जाता है और ये सब डायरेक्शंस में जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, कोई भी एटीपी यूज नहीं होता, ओनली ट्रांसपिरेशन पुल यूज होता है। और इसमें मैंने तुम्हें बताया है लोड के टाइम पे और डिसलोड के टाइम पे एटीपी यानी कि एनर्जी का यूज होता है। बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें पूरा ट्रांसपोर्टेशन करा दिया है मेरे बच्चा। कल हम एक्सक्रीशन करके इस बड़े से चैप्टर को खत्म कर देंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस कराने में टाइम लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, हमने बहुत डिटेल में अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ कर लिया है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो। थैंक यू सो मच।